ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के बौद्धिक संपदा ढांचे और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा। आधुनिक युग में बौद्धिक संपदा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। भारत में बौद्धिक संपदा की क्या स्थिति है, बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए मौजूदा ढांचा कितना कारगर और मजबूत है और इस क्षेत्र में नवाचार के क्या अवसर हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञ पवन दुग्गल। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप समझा सकें कि बौद्धिक संपदा आखिर है क्या? बौद्धिक संपदा एक कानूनी टर्म है जिसके माध्यम से आप मानवीय मस्तिष्क से जो उभरता हुआ प्रॉपर्टी है उसको हम डिफाइन करते हैं। जीवन में हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मूवेबल होती है, कुछ होती है जो इमूवेबल होती है, यानी कि चल अचल संपत्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी संपत्ति होती है जो केवल आप अपने मस्तिष्क के माध्यम से ही उत्पन्न करा सकते हैं, जिसमें आपका परिश्रम लगता है, आपकी इमेजिनेशन लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, उसे हम इंटेलेक्चुअल इनपुट्स बोलते हैं। तो जो उपज आपकी दिमाग की है वो हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं। और कानून कहता है कि साहब, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क से निकला हुआ कोई आइडिया है या कोई आउटपुट है, तो उसका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत जबरदस्त प्रकार से अवेयरनेस और जागरूकता आई है विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स में। और भारत कहीं न कहीं वचनबद्ध है कि आप अगर भारतीय इकोसिस्टम को ज्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो बौद्धिक संपदा का न केवल आप सम्मान करेंगे बल्कि साथ ही साथ आप विशिष्ट प्रकार के कानूनी ऐसे ढांचे लेकर आएंगे जिसके माध्यम से लोगों की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका भी संरक्षण हो सके और बाकी और स्टेक होल्डर्स भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान कर उसका उल्लंघन ना करें। हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसे शब्दों को आमतौर पर सुनते रहते हैं। क्या ये बौद्धिक संपदा से ही जुड़ी हुई शब्द हैं, ये चीजें हैं? देखिए, बौद्धिक संपदा एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। बौद्धिक संपदा एक बहुत बड़ा विशाल सा एक एम्बिट है। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि ट्रेडमार्क शामिल है, कॉपीराइट शामिल है, पेटेंट शामिल है, ज्योग्राफिकल डिजाइंस एंड इंडिकेशंस शामिल हैं। क्योंकि देखिए, जब आप अपने मस्तिष्क से कुछ चीज उपजते हैं तो वो अलग अलग स्वरूप लेती है। कई बार तो केवल आप अपने मस्तिष्क से एक कोई ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को जन्म देते हैं या ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क को जन्म दे देते हैं या ओरिजिनल संगीत की कोई कंपोजिशन बनाते हैं या कोई ड्रामा बना देते हैं या कोई नई फिल्म बना लेते हैं। तो वो ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक वर्क्स की परिभाषा में आता है। अब क्योंकि ये आपके दिमाग से उपजी हुई चीजें, इसलिए उसका संरक्षण देने के लिए कानून आपको कॉपीराइट की सहायता प्रदान करता है। यानी कि कॉपीराइट मतलब जो चीज आपने बनाई है उसमें अधिकार आपका है, तो लिहाजा आपकी इजाजत के बगैर कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता और अगर करेगा तो कानूनी उसको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जी, बौद्धिक संपदा ढांचे की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस, यानी कि हम मानकों और प्रथाओं की अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस हैं, उनकी तुलना में भारत का बौद्धिक संपदा ढांचा किस तरीके का है और क्या आप इसमें कोई ऐसा क्षेत्र भी देखते हैं या कोई ऐसा अंतर देखते हैं जहां भारत का जो बौद्धिक संपदा ढांचा है वो दुनिया के देशों से अलग दिखाई पड़ता हो? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले हम बात कॉपीराइट पर कर रहे थे, साथ ही साथ कुछ और मिश्रण हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। जी, उनमें से शामिल होता है ट्रेडमार्क, यानी कि जब आप कोई नाम को याद करते हैं जिसके आधार पर या जिस ब्रांड के अंतर्गत आप धंधा चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, वो आपका मार्क होता है जिसके माध्यम से आपका ट्रेड जाना जाता है और लिहाजा उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। जी, कई बार क्या होता है कि आप अपने मस्तिष्क से कुछ ऐसी नई इन्वेंशन कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जो पहले कभी मानव मात्र को पता ही नहीं थी या मानव समाज में विद्यमान ही नहीं थी, तो उसे हम इन्वेंशन का दायरा देते हैं, उसको एक दर्जा भी देते हैं और साथ ही साथ कोई आप इन्वेंट करते हैं तो उसको आपको जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो पेटेंट के माध्यम से दी जाती है। तो ये तो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी हैं। आते हैं आपके सवाल पर। अधिकांश तौर पर आज भारत सुर्खियों में क्यों? क्योंकि न केवल भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का बन चुका है, साथ ही साथ सबसे बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है। 140 करोड़ लोग और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या की गिनती साबित कर दिखाती है कि आज भारत इतना ज्यादा विशाल और महत्वपूर्ण बन गया है कि कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
तो लिहाजा हर कंपनी चाहती है कि वो भारत में आए, अपनी ऑपरेशंस को यहाँ स्थापित करे, भारत की इतनी जो विशाल मार्केट है उसका हिस्सा ले। लेकिन जब भी बाहर की कंपनियां आती हैं तो उन्हें अक्सर एक बहुत बड़ा डर होता है कि साहब अगर हम आएंगे तो हमारी बौद्धिक संपदा का क्या होगा, क्या लोग यहाँ पर सम्मान करेंगे या खुलेआम हम लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करेंगे। लेकिन जब आप चीन जाते हैं तो उन्हें बहुत जबरदस्त घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि चीन में तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले जाइए, कुछ भी आईपी ले जाइए, वो बहुत माहिर है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा को कॉपी कर लेते हैं, रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं और आप ही के नाम, आप ही के लेबल के तहत ही बहुत सारे नए प्रकार के डूबियस या स्पूरियस प्रोडक्ट्स भी उत्पन्न करके मार्केट में छोड़ देते हैं। तो लिहाजा भारत चीन के मुकाबले में बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से ही वचनबद्ध रहा है कि बौद्धिक संपदा को वो विशिष्ट प्रकार का सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। तो देखिए, भारत बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हुई हैं उसका भी हिस्सा है। बट सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम इतने जबरदस्त तरीके से लगातार विकसित होता जा रहा है कि आपको आभास हो जाता है कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क्स हैं, जहां दुनिया के अग्रणी और सबसे सर्वोच्च उसके फ्रेमवर्क्स माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहती है। लेकिन एक और खास बात भारत में है जो और राष्ट्रों में उतनी देखने को नहीं मिलती, वो ये है कि भारत में जजमेंट लॉ या केस लॉ बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित होता जा रहा है। अब ये जजमेंट लॉ या केस लॉ वो होते हैं जिसमें अदालतें अपने फैसलों के माध्यम से कानून के सिद्धांतों को ले डाउन करते हैं। और देखिए, भारतीय अदालत खासतौर पर कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, जो मैं समझता हूं कि दुनिया के शायद सर्वश्रेष्ठ कोर्टों की गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस हद तक दिल्ली हाई कोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, शायद बहुत ही कम राष्ट्रों के ऐसी अदालतें हैं जो आगे बढ़ चुका है। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन का गठन किया है और कुछ डेडिकेटेड 4-5 जजेस हैं जो केवल आईपी डिवीजन में ही बैठते हैं। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सफल हो पाया है तो भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के और हाई कोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट के आईपी डिविजन्स का जो मॉडल है उसको वो इम्यूलेट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जजमेंट लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, जहां एक और आपका कानून संसद पारित करती है और संसद उस समय विशेष और उस परिवेश को मद्देनजर रखते हुए पारित करती है, लेकिन समय बदलता बहुत जल्दी है। लिहाजा इस कानून में लगातार चेंजेस की आवश्यकता होती है। जब तक चेंजेस नहीं आते तब तक जजमेंट लॉ और महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जजमेंट्स फैसले होते हैं उसके माध्यम से भारतीय जुडिशरी न्यायपालिका इसमें अपना विशिष्ट योगदान देती है। तो जहां एक और बहुत बढ़िया काम हम कर चुके हैं और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां दूसरी ओर हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी भी रुक नहीं रही है। टेक्नोलॉजी लगातार तेज रूप से विकसित हो रही है और अब नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो अब कहीं ना कहीं एक नई आवाज उठा रही हैं। अब टेक्नोलॉजीज आई हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से आप दुनिया भर में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब चैट जीपीटी आपको देता है। लेकिन अब जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरने के साथ साथ बहुत सारी भौतिक संपदा वाले जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो सामने नजर आ रहे हैं। मसलन कि अगर मैं चैट जीपीटी को आज कोई इंस्ट्रक्शन दूं या प्रॉम्प्ट दूं, कुछ मेरे लिए नया नॉवल लिखिए, और वो लिख देता है, तो संभावित तौर पर पहली कानूनी चुनौती जो हम सबके समक्ष आती है वो ये है कि ये जो नॉवल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा किसकी है? क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केवल उस इंडिविजुअल की है जिसने प्रॉम्प्ट दिया है, या क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम की है, या क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस कंपनी की है जिसने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आइदर बनाया है या जिसकी सेवाएं वो आपको लगातार तत्पर रूप से ऑफर कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। इनको एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हम अपने जो आईपी फ्रेमवर्क है भारतवर्ष में उसको ज्यादा सुदृढ़ बनाएं। ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड लीडर्स माने जाते हैं आईपी फ्रेमवर्क्स में, और खास तरीके जहां जहां हमने देखा है कि हमारे आईपी फ्रेमवर्क्स में कमियां हैं, वहां पर भारतीय न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है कि वो उन गैप्स को थ्रू जज मेड लॉ या केस मेड लॉ के माध्यम से उनको कवर करने का प्रयास करती हैं, और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनर्स हैं उनके राइट्स का संरक्षण करने के प्रति वचनबद्ध हो जाती है। जी, हम अपने देश भारत की बात करें तो विविध संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए जाना जाता है भारत। मौजूदा जो हमारा बौद्धिक संपदा जो ढांचा है
वो पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में कितना सक्षम है? मौजूदा जो हमारा ढांचा है उसने कुछ प्रयास किया है पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में, लेकिन हमने देखा है कि जब तक हम लोगों का ढांचा विकसित हो रहा था तब तक और राष्ट्रों के कुछ स्टेक होल्डर्स ने हमारे भारत के पारंपरिक ज्ञान को कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। चाहे वो हल्दी के बेनिफिट्स की बात कर लीजिए, या चाहे वो बासमती के चावल के ऊपर ट्रेडमार्क की बात कर लीजिए, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कर लीजिए। कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारत की ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को उठाया और उसको आधार बनाते हुए अमेरिका में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शंस के लिए अप्लाई कर दिया और कई सारे लोगों को ऐसी प्रोटेक्शंस मिल भी गई हैं। अब वहां पर फिलहाल भारत अभी जद्दोजहद कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और बायलैटरल लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सीख ये आती है कि भारत को अपनी जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो नॉलेज का भंडार है। जब पूरी दुनिया भर में लोग जो थे केवल गुफाओं में रह रहे थे, यहाँ पर हमारे यहाँ वेद पुराण जैसे ग्रंथ लिखे जा चुके थे और इतना जबरदस्त शोध किया जा सकता था। यहाँ तक कि ये वही भारत है जहां पर हनुमान चालीसा में उन्होंने स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य का, उसका भी वर्णन किया जब दुनिया इस बारे में सोच ही नहीं रही थी। ये वही भारत है जिसने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया और शून्य आज आधार बना हुआ है मैथमेटिक्स और विभिन्न प्रकार की आधुनिक सिविलाइजेशन की डिसिप्लिन्स पर। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत सारा पारंपरिक ज्ञान है जो अभी प्रोटेक्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और ये जो पारंपरिक ज्ञान है ये स्वतंत्र भारत की सरकार का, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र की का एक धरोहर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी और उस तरीके से नए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे ताकि आप जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दायरे में पूरी तरीके से संरक्षित कर पाए। आपके नजरिए से ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के जो आईपी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ढांचा जो है उसको मजबूत और बेहतर बनाया जा सकता है? ऑलरेडी भारत का ढांचा आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है और विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस डाल रखे हैं वहां पर, चाहे हम कॉपीराइट एक्ट की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट की बात करें या पेटेंट एक्ट की बात करें। अब देखिए ना, पिछले कुछ सालों से एक नया प्रकार की लहर जागृत हो चुकी है आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया मूवमेंट की। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि अब आप थोड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ज्यादा प्रदान करें ताकि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में ज्यादा इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान तौर पर जब भी कोई नया स्टार्टअप कोई नई चीज बनाता है तो कानून तो भारतीय इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि साथ द मोमेंट आपने कुछ ओरिजिनल लिटरेरी या क्रिएटिव या आर्टिस्टिक वर्क को लिख दिया या उसको किसी कॉन्क्रीट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो कानून कहता है कि आपका कॉपीराइट उसी समय हो गया। हाँ, आपके पास विकल्प हैं, अगर आप चाहें तो उस कॉपीराइट का आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपका जो संरक्षण है, आपकी जो प्रोटेक्शन है, उस लेवल, उस पॉइंट पर शुरू होती है जब आप अपने आइडिया को किसी कॉन्क्रीट फॉर्म में आगे प्रदर्शित करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जहां एक और ये डेवलपमेंट है, मुझे लगता है स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनोवेशन स्कीम्स बननी चाहिए जो स्पेसिफिकली इनोवेशन हब्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक समर्पित हों। मैं तो ये भी समझता हूं कि भारतवर्ष में जब भी कोई स्टार्टअप काम करे उसकी जो भी ऑपरेशंस हैं उसको बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ आप उसकी ऑपरेशंस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय डिफॉल्ट प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि हर स्टार्टअप को अदालत के दरवाजे में खटखटाना पड़ेगा कि कानूनी अधिकारों हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, उनका उल्लंघन हुआ है और इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा भारतवासी प्रोत्साहित होंगे कि वो ओरिजिनल इनोवेटिव कंटेंट को प्रकाशित करें, नए आइडियाज को जन्म दें, उसको इम्प्लीमेंट करें और एक बहुत जबरदस्त तरीके से इंजन ऑफ ग्रोथ बने भारतीय इकोनॉमी और भारतीय राष्ट्र के। तो इसलिए इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है और दायित्व सरकार पर होगा, दायित्व संसद पर होगा कि वो किस तरीके से इनोवेशन को, इनोवेशन इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और ज्यादा बढ़ावा देने में अपना योगदान दे। पवन दुग्गल जी, आपने भारत में बौद्धिक संपदा ढांचे और इसमें नवाचार की संभावनाओं पर इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के बौद्धिक संपदा ढांचे और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।